जय हिंद। मैं सहायक आचार्य सहदीप सिंह, राजनीति विज्ञान, राजकीय महाविद्यालय इटावा। आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं मौलिक अधिकार। इससे पूर्व हमने मौलिक अधिकारों पर 3 वीडियो में अध्ययन कर चुके हैं। आज हम अपने चौथे भाग में मौलिक अधिकारों के अनुच्छेद 16 जो सरकारी नौकरियों में आरक्षण की बात करता है का अध्ययन करेंगे। तो आओ देखते हैं क्या है। लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता। अनुच्छेद 16 का विषय है लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता या सरकारी नौकरियों में अवसर की समानता। अनुच्छेद 16 का खंड 1 सरकारी सेवाओं में अवसर की समानता की बात करता है। सरकारी सेवाओं में अवसर की समानता अनुच्छेद 16(1) में लिखा हुआ है कि राज्य के अंतर्गत नियुक्ति और रोजगार में सभी नागरिकों को अवसर की समानता प्रदान की जाएगी। यानी राज्य के अंतर्गत किसमें? नियुक्ति में और रोजगार में। तो नियुक्ति का अभिप्राय है कि सेवाओं में अवसर सुनिश्चित करना। सेवाओं में यानी सरकारी सेवाओं में, सरकारी नौकरियों में अवसर सुनिश्चित करना। और रोजगार का मतलब है कि सेवाओं में प्रवेश के बाद वेतन, भत्ते तथा विभिन्न सुविधाओं में भी समानता की जाएगी, जिसे रोजगार में समानता कहा जाता है। तो अनुच्छेद 16 में यही कहा गया है कि राज्य के अंतर्गत नियुक्ति और रोजगार में सभी नागरिकों को अवसर की समानता प्रदान की जाएगी। अनुच्छेद 16(2) भेदभाव पर प्रतिबंध लगाता है। कौन से भेदभाव पर? हमने अनुच्छेद 15 में भी भेदभाव पर प्रतिबंध पढ़े थे। अनुच्छेद 15 में हमने कौन कौन से प्रतिबंध थे? अनुच्छेद 15 में प्रतिबंध थे 5 और यहाँ पर प्रतिबंध हैं 7। तो यहाँ पर जो प्रतिबंध हैं वो कौन कौन से हैं, आओ देखते हैं। यहाँ पर धर्म, जाति, प्रजाति, लिंग, जन्म स्थान, ये 5 तो दोनों में समान हैं। यहाँ पर और जोड़ दिया गया है, वो है उद्भव और निवास स्थान। उद्भव और निवास स्थान, इसका अभिप्राय ये है कि राज्यों के द्वारा उद्भव और यानी सभी राज्यों के द्वारा भेदभाव नहीं किया जाएगा। इन आधारों पर सरकारी नौकरियों में देश के नागरिकों के साथ समान बर्ताव किया जाएगा। आओ देखते हैं अनुच्छेद 16(2) भेदभाव पर प्रतिबंध। राज्य के अंतर्गत नियुक्ति और रोजगार में केवल धर्म, प्रजाति, जाति, लिंग, जन्मस्थान, उद्भव और निवास स्थान के आधार पर अथवा इनमें से किसी भी एक आधार पर भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। अथवा इनमें से किसी एक आधार पर भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। जबकि अन्य आधारों पर, अन्य कौन से आधारों पर? जैसे शैक्षणिक योग्यता, शारीरिक क्षमता, तकनीकी योग्यता के आधार पर भेदभाव किए जा सकते हैं, जो तार्किक हैं और आवश्यक भी हैं। जो तार्किक हैं और आवश्यक हैं। उपरोक्त व्यवस्था केवल सरकारी सेवाओं के लिए है, ना कि निजी कंपनियों के लिए। ये केवल सरकारी सेवाओं के लिए है। अनुच्छेद 15 केवल 5 आधारों पर भेदभाव की मनाही करता है, जबकि अनुच्छेद 16 में कितने आधार हैं? 7। इसमें 2 आधार और जोड़ दिए गए हैं। कौन कौन से? उद्भव और निवास स्थान। इसका ध्येय ये है कि राज्य केवल अपने निवासियों को ही सरकारी नौकरियों में प्रश्रय ना दे, बल्कि देश के सभी नागरिकों को समान अवसर दिया जाए। जैसे वर्तमान समय में कुछ राज्य की सरकारें सरकारी नौकरियों को, अपने राज्य की नौकरियों को अपने राज्य के
नागरिकों के लिए, अपने राज्य के नागरिकों के लिए आरक्षित कर रही है, तो ये संविधान के इस अनुच्छेद के खिलाफ है। ऐसा राज्य सरकारें नहीं कर सकती। ये अनुच्छेद 16 के खिलाफ है। तो हाँ, यहाँ हम समझते हैं कि ये इसमें दो और जोड़े गए। कौन कौन से? उद्भव और निवास स्थान। उद्भव का मतलब क्या है? जब जन्म स्थान पहले से ही था तो उद्भव क्या है? उद्भव का मतलब है कि अगर किसी व्यक्ति के माता पिता तो भारत में हैं, भारत के हैं, भारत मूल के हैं, भारत में रहते हैं, जबकि उसका जन्म कहीं विदेश में हुआ है, तो वो उद्भव से भारत का नागरिक, और वो विदेश में उसका जन्म हुआ है और वो भारत में आकर बस गया है, तो वो भारत का नागरिक होगा, वही उसका उद्भव है। ठीक है, तो इन आधारों पर कि उसका जन्म बाहर हुआ है, भेदभाव नहीं किया जाएगा, और कोई कहीं भी रह रहा है इसके आधार पर भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो ये उद्भव और निवास स्थान को भी इसमें जोड़ा गया, और जोड़ने का मूल कारण यही था कि सभी नागरिकों को देश में कहीं भी भेदभाव ना किया जाए। लेकिन इसके भी अपवाद हैं, क्योंकि हमारे देश में सभी राज्यों की स्थितियां समान नहीं हैं। कुछ राज्य बहुत गरीब हैं और विषम परिस्थितियां हैं उन राज्यों की, तो वहाँ पर निवास स्थान की योग्यता को आरोपित किया जा सकता है, परंतु ये तब होगा जब संसद इस प्रकार की विधि बनाएगी, यानी बिना संसद के राज्य नहीं कर सकता। तो हमने पढ़ा 16(2) का मूल भाव था भेदभाव पर प्रतिबंध, यानी राज्य इन आधारों पर, आधार कितने हैं? 7 हैं। धर्म, प्रजाति, जाति, लिंग, जन्म स्थान, उद्भव और निवास स्थान, या इनमें से कोई एक भी आधार हो तो उस आधार पर नियुक्ति में और रोजगार में भेदभाव नहीं करेगा। ये था, और ये अनुच्छेद केवल सरकारी नौकरियों के लिए है, निजी कंपनियों के लिए नहीं है। हाँ, अनुच्छेद 16(3) कहता है निवास के आधार पर भेदभाव। पहले तो भेदभाव नहीं था अनुच्छेद 16(2) में। यहाँ पर यह कह दिया गया है कि राज्य के अंतर्गत सेवाओं के किसी वर्ग को स्थानीय निवासियों के लिए आरक्षित किया जा सकता है, लेकिन इसके लिए संसद विधि का निर्माण करेगी। कहने का अभिप्राय यह है कि चूँकि हमारा देश में सभी राज्यों की स्थिति समान नहीं है, कुछ राज्य अत्यंत पिछड़े हैं, तो वो राज्य अपने राज्यों के लिए सरकारी सेवाओं को आरक्षित रख सकते हैं, पर इसके लिए क्या ज़रूरी है कि संसद के द्वारा विधि का निर्माण किया जाएगा, तभी वो ऐसा कर सकते हैं, अपनी मर्जी से नहीं कर सकते। अगला है 16(4) राज्य के अंतर्गत नियुक्ति व रोजगार में आरक्षण। राज्य के अंतर्गत नियुक्ति व रोजगार में आरक्षण का अनुच्छेद है 16(4). देखिए 16(4) में क्या कहा गया है। 16(4) में है कि राज्य नियुक्ति और रोजगार में आरक्षण देगा। किसको आरक्षण देगा? पिछड़े वर्गों को। पिछड़े वर्गों का मतलब है जो सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े हैं। संविधान में सामाजिक और शैक्षिक पिछड़े का वर्णन है, और वो कौन है? ST, SC और OBC। और कब देगा राज्य? देखिए अनुच्छेद हम पढ़ रहे हैं 16(4). ये क्या है? राज्य नियुक्ति और रोजगार में क्या देगा? आरक्षण देगा। किसको देगा? पिछड़े वर्गों को देगा। पिछड़े वर्ग कौन? ST, ST, OBC। क्यों है पिछड़े वर्ग? क्योंकि ये सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े हैं। अब ये आरक्षण कब देगा इनको? इनको आरक्षण देगा, देखिए जब ये वर्ग पिछड़ा हो। इसमें 3 शर्तें इनको आरक्षण मिलने की। आरक्षण तभी जो होगा जब ये वर्ग वास्तव में पिछड़ा हो, और जब इसका सरकारी सेवाओं में पर्याप्त प्रतिनिधित्व ना हो, और सामाजिक व शैक्षिक रूप से भी पिछड़ा हो। इन शर्तों के पूर्ण होने पर ही आरक्षण की व्यवस्था की जा सकती है।
संविधान के किसी भी भाग में पिछड़े वर्ग को परिभाषित नहीं किया गया है। तो फिर कैसे? तो फिर इसमें अनुच्छेद 340 में राष्ट्रपति को सामाजिक व शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों की दशाओं की जानकारी व समस्याओं को दूर करने के लिए आयोग नियुक्त करने की शक्ति दी गई है कि राष्ट्रपति समय समय पर इन वर्गों की समस्याओं को, इनकी दशाओं की जानकारी के लिए आयोग नियुक्त करेगा। इसी क्रम में राष्ट्रपति ने 1913 में काका कालेलकर आयोग की नियुक्ति की। काका कालेलकर आयोग ने पिछड़े वर्ग कौन होंगे इसके बारे में कोई निश्चित निर्णय पर नहीं पहुंच पाया और काका कालेलकर आयोग ने ये सुझाव भी दिया कि सभी महिलाएं पिछड़े वर्ग में होंगी और उसने ये उचित नहीं माना कि जाति के आधार पर पिछड़ा वर्ग माना जाए, अतः इसकी सिफारिशों को सरकार ने लागू नहीं किया। इसके बाद में सरकार ने 1979 में मंडल आयोग का गठन किया। वो भी पिछड़ी जातियों को सामाजिक शैक्षिक दशाओं की जानकारी करने के लिए मंडल आयोग का गठन किया। तो मंडल आयोग ने भी सामाजिक शैक्षिक और आर्थिक मानकों के आधार पर इनका परीक्षण किया। सामाजिक शैक्षिक आधार पर इनका परीक्षण किया और मंडल आयोग ने क्या माना? मंडल आयोग ने माना कि जो पिछड़ी जातियां हैं वो ही पिछड़ा वर्ग हैं। कहने का अभिप्राय ये है कि वर्ग और जाति एक दूसरे से संबंधित हैं। और मंडल आयोग ने माना जो पिछड़ी जातियां हैं वो ही सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े हैं, इसलिए इनको आरक्षण दिया जाए। तो मंडल आयोग की सिफारिशों को 1990 में सरकार ने लागू कर दिया और पिछड़े वर्गों को 27% आरक्षण सरकारी नौकरियों में दे दिया। तो फिर कुछ वर्गों ने इसका विरोध किया तो ये मामला सुप्रीम कोर्ट में गया। तो ये कोर्ट में इंदिरा साहनीवाद या मंडलवाद 1992 का बहुत ही लैंडमार्क डिसीजन आया, जिसमें इन कुछ बातों को क्लियर किया जो जानने के लिए ज़रूरी है। तो कोर्ट ने बताया, सुप्रीम कोर्ट ने, कि पिछड़ेपन का मतलब क्या है। तो कोर्ट ने ये माना कि पिछड़ापन सामाजिक व शैक्षिक है और सामाजिक व शैक्षिक दोनों आधारों का एक साथ प्रयोग होना चाहिए, अलग अलग नहीं। और कोर्ट ने ये माना कि संविधान में पिछड़ापन आर्थिक नहीं है और पिछड़ों में भी जो अगड़े हैं उन्हें आरक्षण नहीं मिलेगा। कोर्ट ने कहा कि हमारे देश में ऐसी स्थिति है कि जो पिछड़े हैं, सामाजिक और शैक्षिक रूप से जो पिछड़े हैं, ऐसा नहीं कि वो सभी जातियां में सभी लोग पिछड़े हैं, उनमें कुछ अगड़े भी हैं, अतः उन्हें आरक्षण नहीं मिलेगा। यहीं से क्रीमी लेयर की अवधारणा शुरू हुई। पहला तो क्या हुआ कि इंदिरा साहनीवाद में सुप्रीम कोर्ट ने पहला तो पिछड़ेपन का अभिप्राय स्पष्ट किया कि पिछड़ेपन में क्या होगा। पिछड़ेपन में सामाजिक और शैक्षिक आधार होगा, दोनों एक साथ में प्रयोग होगा और पिछड़ों में भी जो अगड़े हैं उनको आरक्षण नहीं मिलेगा। फिर उन्होंने कहा क्रीमी लेयर की पहचान और क्रीमी लेयर में कौन जातियां होंगी, किसको आरक्षण मिलेगा, किसको नहीं मिलेगा, इसके लिए सरकार एक आयोग बनाए और इसी क्रम में सरकार ने अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग का भी गठन किया। तीसरी बात उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने कही कि आरक्षण की उच्चतम सीमा 50% से ज़्यादा नहीं होगी, क्योंकि अनुच्छेद 335 ये कहता है कि सेवाओं में दक्षता व कुशलता बनाए रखी जा सके। अगर इसको 50% से ज़्यादा कर दिया तो ये सेवाओं में दक्षता और कुशलता को हानि पहुंचाएगा, इसलिए इसने ये भी कहा। और प्रोन्नति में आरक्षण के विषय में इस बात में कहा गया प्रोन्नति में आरक्षण नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि आरक्षण केवल पहली नियुक्ति में ही दिया जाना चाहिए। इसको प्रतिकार करने के लिए संविधान में 77वां संशोधन किया गया और अनुच्छेद 16(4) का अंतर स्थापित किया गया, जिसमें कहा गया कि प्रोन्नति में आरक्षण दिया जाएगा। यानी 77वें संविधान संशोधन से प्रोन्नति या प्रमोशन में भी आरक्षण को वैध कर दिया। फिर 85वां संशोधन किया गया, जिसमें परिणामिक ज्येष्ठता का लाभ
SC व ST को दिया जाएगा। परिणामिक ज्येष्ठता का मतलब है कि आरक्षण में भी आरक्षण, यानी बार बार प्रोन्नति में आरक्षण ही परिणामिक ज्येष्ठता है। कहने का अभिप्राय परिणामिक ज्येष्ठता का मतलब है कि जनरल ST और SC में जब प्रमोशन होगा तो पहले प्रमोशन में वरीयता दी जाएगी SC ST को, ये तो हो गया प्रमोशन में आरक्षण। लेकिन जब आगे भी आरक्षण प्रमोशन होगा तो उसमें भी जो वरीयता दी जाएगी वो SC ST को दी जाएगी। तो कहने का मतलब प्रमोशन में आरक्षण पर आरक्षण परिणामिक ज्येष्ठता कहा जाता है। परिणामिक ज्येष्ठता का अभिप्राय है कि प्रमोशन में आरक्षण पर आरक्षण। यानी बार बार प्रोन्नति में मिलने वाले आरक्षण को ही परिणामिक ज्येष्ठता का विचार कहा गया। ये बातें थी प्रोन्नति में आरक्षण से संबंधित। फिर इसमें क्या कहा गया मंडलवाद में कि आर्थिक पिछड़ापन को तो इसमें शामिल नहीं किया गया। आर्थिक पिछड़ापन के बारे में 1992 में जो है ऊंची जातियों को 10% आरक्षण की बात सरकार ने करी। 1992 में नरसिंह राव सरकार के द्वारा ऊंची जातियों की जो आर्थिक रूप से पिछड़े व्यक्ति थे उनको आरक्षण दिया गया और 10% आरक्षण दिया गया। और ये 10% आरक्षण को संविधान ने, न्यायालय ने अवैध घोषित कर दिया, यानी रिजेक्ट कर दिया। क्योंकि उस समय जब ये आरक्षण दिया गया था तो संविधान में कोई संशोधन नहीं किया गया था। ये केवल कार्यपाल का आदेश था जिसको सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया। आगे ले जाने का नियम, कैरी फॉरवर्ड का नियम। न्यायपालिका ने आगे ले जाने के नियम को स्वीकार किया और कहा कि आरक्षित वर्गों की रिक्त पदों को अगले वर्ष भरा जाएगा, परंतु आरक्षण की सीमा 50% से अधिक नहीं होगी। यानी आगे ले जाने के नियम को स्वीकार किया, लेकिन इस पर भी 50% आरक्षण का कैप लगा दिया कि आरक्षण 50% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ये थी इससे संबंधित बातें। ये किससे संबंधित बातें थी? आरक्षण की। ये थी पिछड़ेपन का अभिप्राय और ये मंडलवाद से संबंधित सारी बातें थी कि मंडलवाद में क्या कहा गया। पिछड़ेपन का अभिप्राय, क्रीमिलेयर की पहचान, आरक्षण की उच्चतम सीमा, प्रोन्नति में आरक्षण दिया जाएगा कि नहीं दिया जाएगा, प्रोन्नति में आरक्षण पर क्या क्या विवाद हुए। देखो, सबसे पहले तो कहा गया नहीं दिया जाएगा, फिर 77वें संविधान संशोधन से 16(4) में ये स्थापित कर दिया और आरक्षण दिया जाएगा। परिणामिक ज्येष्ठता को भी ओके कर दिया। ये थे मंडलवाद। मंडलवाद के बाद हम देखते हैं 16 है, एक और अनुच्छेद जोड़ा गया 16 है, वो 81वें संविधान संशोधन 2000 द्वारा जोड़ा गया। इसमें क्या प्रावधान है? इसमें बैकलॉग सीट का प्रावधान है। क्योंकि बैकलॉग सीट का प्रावधान तो पहले भी था, आगे ले जाने का नियम, परंतु इसमें क्या है, आरक्षित सीटें खाली रह जाएं तो उन्हें अलग माना जाएगा। यानी अगले साल जब भर्ती होगी तो उन्हें एक ही भर्ती में नहीं काउंट किया जाएगा, बल्कि बैकलॉग की सीटों की अलग से भर्ती होगी। यानी अगले वर्ष होने वाली नियुक्तियों में इन्हें जोड़ा नहीं जाएगा। जोड़ा जाएगा तो 50% की सीमा का उल्लंघन होगा। अलग से रिक्तियों को भरा जाएगा, अलग से रिक्तियों को भरा जाएगा, ये इसमें कहा गया। इस
और महत्वपूर्ण वाद है नागराजन वाद। वर्ष 2007 में नागराजन वाद आया। इस वाद में क्या हुआ, इसमें अनुच्छेद संविधान संशोधन 77, 81, 82 और 85 के संशोधन को चुनौती दी गई, और इसमें चुनौती दी गई ये सब मूलतः प्रोन्नति में आरक्षण से संबंधित हैं। तो इसमें क्या कहा गया कि प्रोन्नति में आरक्षण को स्वीकार किया जाता है, लेकिन शर्तों के साथ। आप प्रोन्नति में आरक्षण दे सकते हो, लेकिन कुछ शर्तें हैं। शर्त क्या है कि SC ST सरकार ये प्रमाणित करे कि SC ST को सेवाओं में प्रवेश के बाद भी पिछड़े हैं, और सरकार ये प्रमाणित करे कि प्रोन्नति में आरक्षण सेवाओं की कुशलता को प्रभावित नहीं करेगा, जो कहाँ दी हुई है, अनुच्छेद 335 में। और सरकार ये प्रमाणित करे कि SC ST का सेवाओं में प्रतिनिधि आरक्षण देने के बाद भी पर्याप्त नहीं है, यानी अपर्याप्त है। फिर 2018 में सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा इस वाद की समीक्षा की गई और कहा गया कि प्रोन्नति में आरक्षण का निर्णय राज्यों के द्वारा किया जाएगा। इसके लिए उपरोक्त आधार बताने की ज़रूरत नहीं है। कौन से आधार? जो पहले नागराजन वाद में पूछे थे, कहा गए थे कि आरक्षण आप तभी दे सकते हो प्रोन्नति में जब ये शर्तें आप पूरी करो। तो 2018 में सर्वोच्च न्यायालय ने इसकी समीक्षा की और उपरोक्त आधारों को राज्य सरकारों पर छोड़ दिया गया कि राज्य सरकारों की मर्जी है कि वो किसको प्रोन्नति में आरक्षण दें ना दें। ये थे हमारे अनुच्छेद 16(4) खा है, ये 16(4) खा। नागराजन वाद हो गया। अब है अनुच्छेद 16(5). 16(5) है धार्मिक संस्थाओं में नियोजन में अगर किसी की नियुक्ति की जाती है तो उसको हम क्या नहीं मानेंगे, अवसर की समानता का उल्लंघन नहीं माने। धार्मिक संस्थाओं में उस धर्म से संबंधित किसी व्यक्ति की नियुक्ति की जाएगी तो इसे अवसर की समानता का उल्लंघन नहीं माना जाएगा। अनुच्छेद 16(6) जोड़ा गया 103वें संविधान संशोधन के द्वारा। इसमें क्या कहा गया है कि 10% आरक्षण आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए दे दिया जाएगा, जो 10% से ज़्यादा नहीं होगा। लेकिन इसमें आर्थिक रूप से पिछड़े को परिभाषित नहीं किया गया है। ये राज्य सरकारों पर छोड़ दिया गया है कि आर्थिक रूप से पिछड़े कौन होंगे, कौन नहीं होंगे। इसलिए अब आरक्षण की सीमा भी अब वो नहीं रही है जो पहले थी। अब आरक्षण 50% की सीमा को लांघ करके 59.5 हो गया है। और अब इस पर ये आपत्ति उठाई कई लोगों ने कि संविधान के मूल आधार के खिलाफ है। तो और कहा गया कि क्योंकि जो कहा गया कि 50 से ऊपर रिजर्वेशन नहीं होगा। चूँकि इस प्रकार की मान्यताएं, इस प्रकार के निर्णय सुप्रीम कोर्ट ने दिए थे कि 50% से ज़्यादा नहीं होगा। संविधान में ऐसा कहीं भी नहीं लिखा हुआ कि आरक्षण 50% से ज़्यादा नहीं होगा। इसलिए जो तार्किक है ये अब विवाद सुप्रीम कोर्ट के पास है। ये है अनुच्छेद 16। ओके, धन्यवाद।